Hello बच्चों, good morning to all of you and welcome back again in the video lectures of Defense Services Academy Shahpur. So बच्चों, in the previous video lecture we discussed some concept of current electricity, that is what is EMF, that is source of EMF हम किसे बोलते हैं, potential difference किसे बोलते हैं, कैसे वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, क्या डिफरेंसेस है उन दोनों में। उसी के साथ साथ हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, है ना। अभी तक कि हमें ये नहीं पता था कि बैटरी का भी खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, बट बैटरी को बनाने के लिए जो हम इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल यूज़ करते हैं विच अपोजेस और विच ऑफर सम रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू देम, एंड दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर पे डिपेंड होते हैं, ये भी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। नाउ दिस इज द लास्ट वीडियो लेक्चर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जैसे हमने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इसके पहले पढ़ चुके हैं, बट कई जगह हमें ऐसी ज़रूरत होती है कि हमारे पास एक सेल से काम नहीं चल सकता, हमारे पास वोल्टेज रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और हमारे पास जो सेल सिंगल सेल जो अवेलेबल होती है, बैटरी जो अवेलेबल होती है, वो उतने पर्टिकुलर वोल्टेज सप्लाई वाली नहीं होती। तो ऐसे केस में हमें नंबर ऑफ सेल को डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में कनेक्ट करना पड़ता है, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपने देख चुके होंगे हमारे डेली लाइफ के कई सारे एप्लीकेशन में, जैसे पुराने टॉर्च आते थे बच्चों, जहाँ पे हम एक साथ 2-3 सेल एट अ टाइम वहाँ पे कनेक्ट करना होता था, या फिर आप बच्चों के खिलौने देखते होंगे जहाँ पे 3 से 4 सेल्स को हम एट अ टाइम कनेक्ट करते हैं, तभी वो पर्टिकुलर खिलौना वर्क करता है ना। तो ऐसे केसेस में कब हम नंबर ऑफ सेल को सीरीज में लगाना पड़ता है और कब हमें नंबर ऑफ सेल को पैरेलल में लगाना पड़ता है, सीरीज कॉम्बिनेशन करने से क्या फ़ायदा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन करने से क्या फ़ायदा होता है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, और कब बोलेंगे दे सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में। तो इन सब सवालों का जवाब आज हमारे इस वीडियो लेक्चर में आपको मिलने वाला है। सो रेडी हो जाइए क्लास के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की ज़रूरत हमें कब गिरती है, सबसे पहला सवाल ये हमारे दिमाग में आएगा कि कब हमें नंबर ऑफ सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना होता है। तो जैसे हमारे पास एक पर्टिकुलर टॉर्च है, जो पुराने टॉर्च आते थे स्पेशली, अभी तो मोबाइल के टॉर्च से ही काम चल जाता है हमारा। तो उसमें क्या करते थे बच्चों, हम एट अ टाइम 3-4 सेल को सीरीज में कनेक्ट करते थे। सीरीज में मतलब कैसा और क्यों? तो देखिए हमारे पास जो टॉर्च है, हमें 4.5 वोल्ट का सप्लाई चाहिए उसे शुरू करने के लिए, और हमारे पास है सिर्फ 1.5 वोल्ट का ही सेल, या मार्केट में ऐसा कोई सेल भी अवेलेबल नहीं जो 4.5 वोल्ट का सप्लाई देता है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम, उसी के अकॉर्डिंग जो हम डिवाइसेस जो डेवलप होते हैं, जो प्रोडक्शन करने वाला होता है, वो मार्केट में क्या अवेलेबल है उसी के हिसाब से वो अपनी डिज़ाइन करता है। तो ऐसे केस में जैसे हमारे पास 4.5 वोल्ट का मतलब वोल्टेज सप्लाई की ज़रूरत थी, और हमारे पास ऐसी सेल है जिसको 1.5 वोल्ट का ही सप्लाई करते हैं। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम 3 सेल 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, ऐसे 3 आइडेंटिकल सेल्स को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। अब सवाल आता है, मतलब एक चीज़ का तो आपको आंसर मिल गया कि कब हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, जब हमें वोल्टेज रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी और हमारे पास नंबर ऑफ जो सेल्स है वो उतने पर्टिकुलर रेटिंग वाले नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, उस वोल्टेज रेटिंग को बढ़ाने के लिए हम नंबर ऑफ सेल्स को सीरीज में लगाएंगे। तो पहली चीज़ हमें समझ में आई कि कब हम नंबर ऑफ सेल को सीरीज में लगाएंगे, जब भी हमें वोल्टेज रेटिंग बढ़ाना होगा तब हम नंबर ऑफ सेल को क्या करेंगे, सीरीज में। अब कब कहेंगे कि नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब हम नंबर ऑफ सेल्स को एंड टू एंड कनेक्ट करेंगे। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में पढ़े थे, एक रजिस्टर का एंड दूसरे रजिस्टर के स्टार्टिंग को कनेक्ट होता था, दूसरे रजिस्टर का एंड तीसरे रजिस्टर के स्टार्टिंग को कनेक्ट होता था। उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के निगेटिव को, दूसरे का पॉजिटिव तीसरे के निगेटिव को, इस तरह से
हमें नंबर ऑफ सेल्स को कनेक्ट करना होगा। आप सभी को पता है कि जो बैटरी या सेल होती है उसको दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। आप जैसे मार्केट में जाते हो, इस तरह से कोई सेल हमारे पास होता है, यहाँ पे आपको दो टर्मिनल्स दिखेंगे, एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव। या फिर हमारे जो नॉर्मल सेल होते हैं वहाँ पे इस तरह का कोई सिंबल होता है, तो एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है तो दूसरा नेगेटिव। तो ऐसे अगर हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स अवेलेबल है तो क्या करना है बच्चों, एक सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के निगेटिव को, दूसरे सेल का पॉजिटिव तीसरे सेल के निगेटिव को। तो इस तरह से सपोज हमारे पास 1.5, 1.5 और 1.5 वोल्ट के तीन सेल थे, तो हमें क्या मिलेगा, ओवरऑल जो सप्लाई रहेगा हमारे सर्किट का वो कितना मिल जाएगा बच्चों, जो टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा इट इज इक्वल टू 4.5 वोल्ट। मतलब क्या हुआ, जितने भी सेल इंडिविजुअली कनेक्ट है उन सभी के वोल्टेज का यहाँ पे सम हो गया एंड वी गेट अ हायर वोल्टेज रेटिंग। समझा। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ सेल्स को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा सकते। अब आपके सवाल दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर करंट का क्या होगा, वोल्टेज तो बढ़ गया, बट जब हम नंबर ऑफ सेल को सीरीज में लगाते तो एक सेल से जितना करंट फ्लो हो सकता है उतना ही करंट पूरे सर्किट में फ्लो होगा। मतलब करंट कैपेसिटी नहीं बढ़ने वाली है। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जब हम नंबर ऑफ सेल्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएंगे तो ओवरऑल वोल्टेज सप्लाई बढ़ेगा, बट अगर करंट की बात करते तो सपोज मान लो एक 1.5 वोल्ट के सेल से 1 एम्पियर का करंट मानो फ्लो हो रहा है, तो जब नंबर ऑफ सेल मतलब 3 1.5 वोल्ट के सेल को मैं सीरीज में लगाया तब भी सर्किट में 1 एम्पियर का ही करंट बढ़ेगा, 1 एम्पियर का ही करंट इसमें से फ्लो होगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर एक सेल से तो 1 एम्पियर का हो रहा था, तो 3 कनेक्ट किए तो 3 एम्पियर जाना चाहिए, ये क्यों नहीं हो रहा है। अब देखिए बात आती है, हमने पिछले क्लास में जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि हर सेल के पास क्या होता है, उसका खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और हम इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या कनेक्ट करते हैं, मतलब क्या कहाँ कनेक्ट करते हैं, उस सेल के सीरीज में। तो देखिए जैसी मैंने एक सेल थी उसका इंटरनल रेजिस्टेंस था स्मॉल r, अब मैंने 3 सेल यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो क्या हुआ, तीनों सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐड हो गया, मतलब ओवरऑल जो रेजिस्टेंस था वो बढ़ गया। समझ में आ रहा है, 3 टाइम्स से रेजिस्टेंस बढ़ गया, इसी वजह से करंट की वैल्यू नहीं बढ़ पाई। सो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कब करेंगे, जब हमें वोल्टेज रिक्वायरमेंट बढ़ाना होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन कब बोलेंगे सीरीज में कनेक्टेड है, जब एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव को, दूसरे का पॉजिटिव तीसरे के निगेटिव को, इस तरह से कनेक्शन होगा तो सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर आप उल्टा कनेक्शन करोगे, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कनेक्शन कर लेते हो आप, तो इसका असर क्या होगा, एक 1.5 वोल्ट का है, ये दूसरा 1.5, और एक दूसरे के अपोजिट में करंट फ्लो करेंगे, जिसकी वजह से ये दोनों ही एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, और ओवरऑल वोल्टेज जो हमें पहले 4.5 वोल्ट मिल रहा था अभी सिर्फ और सिर्फ 1.5 मिलेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के वोल्टेज को अपोज कर रहे हैं, मतलब ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। समझ में आ रहा है। तो चलिए 1 बाय 1 सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में क्या होता है, हर एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। सो क्या बोल रहा है, सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन दे आर जॉइंड एंड टू एंड सो दैट सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मस्ट फ्लो थ्रू ईच सेल, है ना। जब भी हम नंबर ऑफ सेल्स को एंड टू एंड कनेक्ट करेंगे और हर एक सेल में से सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होंगी, मतलब करंट सब में से सेम जाएगा, तो ऐसे केस में हम बोलेंगे सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे हमारे पास ये एक सेल है ई, सेल कैसे होना चाहिए, आइडेंटिकल, ऐसा नहीं एक 1.5 वोल्ट का दूसरा 2 वोल्ट का सेल हम सीरीज में नहीं कनेक्ट करते। जितने भी सेल्स को हम सीरीज में कनेक्ट करना है या पैरेलल में कनेक्ट करना है, ऑल सेल्स शुड बी आइडेंटिकल। तो ये हमारे पास एक सेल है, ये दूसरी सेल आ गई, ये तीसरी सेल आ गई, ठीक है। अब तीनों सेल को क्या करेंगे हम, एक का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव को, दूसरे का निगेटिव तीसरे के पॉजिटिव को, इस तरह से कनेक्ट करेंगे। ये हमारा कनेक्शन हो गया। और ये क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जब भी हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो मैं जैसे हमने रजिस्टर वाला टॉपिक पढ़े थे, हमें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट
कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को सर्किट में लगाना पड़ता है टू लिमिट द करंट फ्लोइंग थ्रू द पर्टिकुलर पाथ। तो ये है हमारा कैपिटल आर मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और स्मॉल आर क्या है, उन पर्टिकुलर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। सो जैसे ही हम यहाँ पे तीनों को कनेक्ट कर देंगे सर्किट में करंट दौड़ना शुरू होगा। करंट कैसा रहेगा, एक सेल में जितना जाता है उतना ही करंट, बट ओवरऑल वोल्टेज हमारा बढ़ जाएगा। तो क्या क्या चीजें हमें याद रखना है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में। द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल ईएमएफ। जितने भी यहाँ पे सेल्स कनेक्ट है उन सभी सेल के ईएमएफ का सम करोगे तो हमें, बैटरी मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, नहीं तो आप कंफ्यूजन होंगे बैटरी और सेल में। जब हम नंबर ऑफ सेल्स को कनेक्ट करते हैं तो वहां पे बैटरी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो हमारे इस पूरे सर्किट में जो टोटल बैटरी है उसका ईएमएफ किसके बराबर होगा, इन तीनों सेल के ईएमएफ के सम के बराबर। वही चीज बोला है, ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल ईएमएफ्स। नेक्स्ट, द करंट इन ईच सेल इज द सेम, जैसे मैंने आपको बताया, एंड इज आइडेंटिकल थ्रू करंट इन द एंटायर अरेंजमेंट। तो हर एक सेल में से जो करंट फ्लो होगा वो सेम रहेगा, और पूरे सर्किट में जो करंट रहेगा वो भी उसी करंट के बराबर रहेगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंसेस। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जितने भी सेल्स को हम सीरीज में कनेक्ट किए उन सभी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा उसका सम हो जाएगा, दैट विल गिव द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। और ये आर मतलब क्या है, एक्सटर्नल। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर रहेगा, जितने भी सेल सीरीज में सबके इंटरनल रेजिस्टेंस के सम के बराबर। नेक्स्ट क्या बोलता है देखिए, द टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू, क्या बोल रहा है, N into E फॉर N नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल। मतलब सपोज N नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल जिनका हर एक का ईएमएफ सपोज E है, तो ऐसे N सेल को हम सीरीज में लगा दिए 1 2 3 4 अप टू N, तो टोटल ईएमएफ किसके बराबर होगा, जितनी भी ईएमएफ है सबके सम के बराबर। तो N नंबर ऑफ बैटरीज है तो N नंबर ऑफ सेल के ईएमएफ का अगर हम सम कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर रहेगा, N नंबर ऑफ सेल्स सीरीज में कनेक्टेड है तो R अप टू N नंबर ऑफ सेल। जैसे 10 सेल सीरीज में है, एक सेल का रेजिस्टेंस स्मॉल r है तो 10 सेल का कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स, मतलब 10 इंटू R। तो उसी तरह N नंबर ऑफ सेल्स अगर सीरीज में है तो N इंटू R, दैट इज द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना, जितनी भी बैटरीज हैं सीरीज में सबका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस NR हुआ, प्लस उसी सर्किट में हमने एक सीरीज में क्या लगाया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा सर्किट में, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दिस इज नथिंग बट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सो करंट कितना फ्लो होगा, करंट इज नथिंग बट टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ कितना है, N नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड है तो N इंटू E इज द टोटल ईएमएफ ऑफ दिस सर्किट। और टोटल रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, NR, दैट इज टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल। सो टोटल करंट I इज नथिंग बट टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ टोटल करंट इन द सर्किट। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे ध्यान रखना है हमें। इफ कैपिटल R मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वेरी लेस देन NR, मतलब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, मतलब हमारे जो पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, एक इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो ऐसे वक्त करंट निकालना है तो EMF डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। इफ NR मतलब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट वेरी लेस देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, देन I इक्वल टू N इंटू E डिवाइडेड बाय कैपिटल R। तो ये कुछ शॉर्टकट्स है, इसको आपको याद रखना है। न्यूमेरिकल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम NDA JEE में क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये कंडीशंस हमें याद मतलब यूज होती है। फाइनली क्या कंक्लूड करेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन में,
when the internal resistance is negligible in comparison to the external resistance, then the cell are connected in series to get the maximum current. जब भी हमें मैक्सिमम करंट फ्लो कराना है तो हमें कॉम्बिनेशन कैसा करना पड़ेगा, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू बहुत बड़ी होना चाहिए एज कंपेयर टू द इंटरनल, क्योंकि व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज निग्लिजिबल बोल रहा है एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो जैसे बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल किस लिए करते हैं बोला, टू इंक्रीज द वोल्टेज रेटिंग, बट करंट क्या रहता है सर्किट में सेम होता है, उसी का जस्ट थोड़ा सा अपोजिट। जब हमें किसी पर्टिकुलर सर्किट में मैक्सिमम मतलब करंट की वैल्यू बढ़ाना है, करंट रेटिंग बढ़ाना है, एक सेल है उसमें से 1 एम्पियर ही करंट जा सकता है, बट हमें 3 एम्पियर का करंट रिक्वायरमेंट है सर्किट में, ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में हम नंबर ऑफ सेल्स को पैरेलल में लगाएंगे। सीरीज में कब, जब वोल्टेज बढ़ाना था, पैरेलल में कब, जब करंट बढ़ाना होगा। अब दूसरी चीज कब बोलेंगे नंबर ऑफ सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड है, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन करते वक्त हम क्या करते थे, एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के निगेटिव को, दूसरे का पॉजिटिव तीसरे के निगेटिव को, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों जितने भी सेल्स है सभी का पॉजिटिव टर्मिनल एक कॉमन पॉइंट को और सभी का निगेटिव टर्मिनल किसी दूसरे कॉमन पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, तब हम कहेंगे कि नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जितने भी सेल है सबका पॉजिटिव पॉजिटिव ए को कनेक्ट है और सभी का निगेटिव दूसरे कॉमन पॉइंट बी को कनेक्टेड है। तो इस तरह का अगर कॉम्बिनेशन रहेगा तो हम कहेंगे सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर क्या होता है, कैसे करंट यहाँ पे इंक्रीज होगा, देखिए सपोज पहले सेल से 1 एम्पियर जा रहा है, दूसरे सेल से भी 1 एम्पियर फ्लो कर रही है, तीसरा सेल भी 1 एम्पियर, तो यहाँ से 1 एम्पियर आएगा, दोनों मिलकर यहाँ पर 2 एम्पियर हो जाएगा, ये 2 प्लस ये 1 दैट इज 3 एम्पियर। तो इस तरह से हमारा करंट क्या हो गया, यहाँ पर इंक्रीज हो गया। अब ये करंट इंक्रीज क्यों हो रहा है, जैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या बोला था, करंट डिक्रीज हो रहा है वहाँ पे, क्यों, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ रहा था। बट जब हम नंबर ऑफ सेल को बच्चों पैरेलल में लगाते हैं तो क्या होता है, जैसे ये आर 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 3 सेल है, तीनों का इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो मुझे बताओ सर्किट का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हुआ। जब नंबर ऑफ सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं या नंबर ऑफ रेजिस्टर्स जब पैरेलल में कनेक्टेड होते तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते थे हम, टोटल रेजिस्टेंस का या टोटल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल जो होता है वो किसके बराबर होता है, जितने भी रेजिस्टेंसेस है उन सबके रेसिप्रोकल के बराबर। ये कहाँ पढ़े थे हमने, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में पढ़ चुके थे। सीरीज में है तो सिंपली R प्लस आर, बट पैरेलल में है तो सभी का रेसिप्रोकल का सम टोटल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के बराबर रहेगा। सो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/R 1/R 1/R, तीनों का बेस सेम है तो R हो जाएगा 1 + 1 + 1 दैट इज 3/R। सो R इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, R/3, क्योंकि मैंने इसको ऊपर लेके गया तो ये भी ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, मतलब 3 रेजिस्टेंस सीरीज में थे तो क्या हुआ, जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 3 टाइम्स घट गया, एक का R था, 3 पैरेलल में लगाए तो R/3 हो गया। तो ये चीज है, ये खासियत है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की। सीरीज में लगा रहे थे तो रेजिस्टेंस 3 टाइम से बढ़ रहा था और जब पैरेलल में लगा रहे तो 3 टाइम से कम हो रहा है, और जब रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट इंक्रीज होगा। तो दिस इज द रीजन व्हाई करंट इज इंक्रीजेस इन दिस कॉम्बिनेशन। बट अगर ओवरऑल वोल्टेज की बात करते, सपोज इसका EMF ही, इसका EMF ही, इसका EMF ही, तो टोटल EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन और टोटल EMF ऑफ द बैटरी इज आल्सो E। मतलब यहाँ पे EMF या वोल्टेज की वैल्यू नहीं बढ़ती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज बढ़ता था, करंट कांस्टेंट रहता था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट बढ़ता है, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हमारे डेली लाइफ में एप्लीकेशंस में करते हैं। तो चलिए एक बार फिर से
पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस कर लेते। क्या बोल रहा है, सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल व्हेन they are joined positive to positive and negative to negative such that current is divided between the cell। मैंने जैसे बताया सभी के पॉजिटिव पॉजिटिव एक कॉमन टर्मिनल को, सभी के नेगेटिव नेगेटिव दूसरे कॉमन टर्मिनल को, तब हम कहेंगे सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इन तीनों का कॉम्बिनेशन के अक्रॉस में हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए पढ़े थे। क्या बोल रहा है, द EMF ऑफ द बैटरी इज द सेम एज द सिंगल सेल। जो पूरा ओवरऑल सेल का कॉम्बिनेशन है मतलब बैटरी, उसका EMF एक सेल के EMF के बराबर रहेगा, क्योंकि वोल्टेज या EMF पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं बढ़ता है। सेकेंड, द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट इज डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग द सेल। क्या बोल रहा है, द करंट इन द सर्किट इज डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग द सेल्स। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया, हर एक सेल में से 1 एम्पियर का ही करंट जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट, द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ द यहाँ पे सम है बच्चों, थोड़ा सा वो एनिमेशन के वजह से वैसे दिख रहा है। तो क्या हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले जैसे हमने डिस्कस किए, रेसिप्रोकल ऑफ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर रहेगा, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। आफ्टर दैट टोटल EMF ऑफ द बैटरी कितना होगा, जितनी भी सेल लगा लो सब आइडेंटिकल है, सबके EMF का सम नहीं होता यहाँ पे। जो एक सेल का जितना EMF रहेगा उतना EMF पूरे सर्किट का रहेगा। देन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, अगर n नंबर ऑफ सेल, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 3 सेल कनेक्टेड है तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस R/3 होता था। अब n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस मतलब n नंबर ऑफ सेल्स अगर पैरेलल में है तो ओवरऑल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, R/n, मतलब n टाइम से कम हो जाता है। एंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, R/n, उसी के उस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में हम एक्सटर्नल लगाए तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस कैपिटल R मतलब एक्सटर्नल, दैट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सो व्हाट इज द टोटल करंट, क्या आएगा, टोटल करंट I इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाय, ये यहाँ पर एक्चुअली फॉर्मूला ऐसा नहीं होना चाहिए था, प्रिंटिंग मिस्टेक है, E डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारा, R/n प्लस कैपिटल R। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल करंट इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये सीरीज कॉम्बिनेशन वाला है, मिस प्रिंट हो गई, कोई बात नहीं। सो टोटल EMF E डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R/n प्लस कैपिटल R। नाउ फाइनली हम कंक्लूड करेंगे यहाँ पे और कुछ चीजें यहाँ पे याद रखेंगे। इफ कैपिटल R इज वेरी वेरी लेस देन R/n मतलब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, देन I इक्वल टू n इंटू E/R, एंड इफ R/n मतलब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, देन I इक्वल टू कैपिटल E अपॉन कैपिटल R। ये कंडीशंस अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। एंड फाइनली व्हाट वी कंक्लूड हियर, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज निग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। सीरीज में क्या करते थे, क्या बोला था हमने फाइनली, व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज निग्लिजिबल कंपैरिजन टू एक्सटर्नल। यहाँ पे व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज निग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू इंटरनल रेजिस्टेंस, then the cells are connected in parallel to get the maximum current। ठीक है, तो ये था हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे। यही चीज़ बच्चों और अच्छे से हम पढ़ेंगे क्लास 11th में। तो आपका अभी बेस बन गया है यहाँ पर कि कैसा होता है, मतलब क्या क्या चीज़ें हमें आने वाली है। जैसे हम क्लास 11 का सिलेबस शुरू करेंगे और ये चीज़ आपको फिर से और डिटेल में पढ़ने को मिलेगी, तो आपको बहुत जल्दी जल्दी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें बार बार यूज आने वाले हैं, 11th 12th में तो और इससे भी ज़्यादा हमें पढ़ना है, मगर ये चीज़ें आपकी क्लियर हुई तो आपको 11th 12th NDA JEE बहुत आसान जाने वाला है। ठीक है, सो मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में नए
कुछ और डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के साथ। टिल देन आपको रेगुलरली पढ़ाई करते रहना है, पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। सो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।